कला की जो कला के जो तत्व है, कला के जो सिद्धांत है, उन तत्वों का, उन सिद्धांतों का निरूपण वो इस ढंग से करता है कि उसमें सौंदर्य की वृद्धि हो, उसमें भावों को और परिष्कार हो, उसके भाव और परिमार्जित होकर दूसरे को प्रभावित कर पाए। तो बहुत सारे विषय इन सब माध्यमों की, जैसे माना बात की, इन माध्यमों के अंदर बहुत सारे विषय ऐसे होंगे जैसे जिसमें सुखद अनुभूति हो, कुछ विषय ऐसे होंगे जिसमें दुखद अनुभूति हो। अगर आपने अरस्तु को पढ़ा होगा तो ग्रीक थिएटर के बारे में जब बात करते हैं तो उसने ग्रीक थिएटर के बारे में बहुत कुछ लिखा। जैसे कॉमेडी और ट्रेजेडी, दो नाटकों का दो वर्गीकरण उन्होंने किया। कॉमेडी का मतलब हास्य नाटक, हास्य अभिनय, और ट्रेजेडी का मतलब जो दुख भरी है। हालांकि उन्होंने अरस्तु के बारे में यहाँ बहुत बात में एक प्रसंग कहना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने कॉमेडी को बहुत बुरा माना, जबकि कॉमेडी को देखकर सब लोग हंसते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कॉमेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ द बैड कैरेक्टर, यानी जो बुरे स्वभाव का प्रस्तुतिकरण। जबकि जो दुखांत नाटक थे, जिस दुखांत नाटक का मतलब, ट्रेजेडी का मतलब हो गया दुखांत, और कॉमेडी का मतलब हो गया सुखांत, यानी जो दुखांत नाटक थे उसको उन्होंने कम महत्व दिया। उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, कॉमेडी को उन्होंने कम दिया। उन्होंने तो कहा कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ द बैड कैरेक्टर, यानी आपके बुरे चरित्र का वो प्रस्तुतिकरण है। कोई आदमी जा रहा है, ठोकर खाई, गिर गया, आप हंस दिए, तो यह आपके बैड कैरेक्टर का प्रस्तुतिकरण। भगवान ने किसी को बोना बनाया और वो जा रहा है और उसको देख के आप हंस दिए, तो ये आपके बुरे चरित्र का प्रस्तुतिकरण। तो कॉमेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ द बैड कैरेक्टर। इसके जस्ट अपोजिट ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ द गुड कैरेक्टर, यानी जिसमें दुख हो, हालांकि जब अरस्तु ने बात की तो दुखांत नाटक की बात की, तो दुखांत नाटक का मतलब हो गया जिस नाटक का अंत दुख के रूप में हो। जैसे नायक मर गया और नाटक का पटाक्षेप हो गया, तो ये दुखांत नाटक हो गया, ट्रेजेडी हो गई। लेकिन सामान्य दृश्य में देखें कि जो दुख भरे विषय है, ट्रेजेडिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको लेकर भी बहुत कलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे अभिव्यंजनावाद है, मोंक की तो पूरी जो एक्सप्रेशन की जो थ्योरी थी वो सारी की सारी दुख को लेकर ही थी। तो दुख में ऐसा क्या है कि उसका भी प्रस्तुतिकरण किया जाए, ठीक है ना। ये भी तो दृष्टिकोण है। तो जो विषय का जो स्पष्टीकरण है, विषय कैसा हो उसका भी तो स्पष्टीकरण होगा कि भाई आपने सुख के विषयों को लेकर तो चित्रण किया, दुख के विषयों को लेकर चित्रण क्यों किया। जब प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे तो वो इसके बारे में तो बहुत कुछ कहता है, जब अपन प्लेटो की बात आएगी जब बताएंगे। लेकिन आपने जीवन में अगर देखा होगा, तो अगर अरस्तु की बात करें तो उन्होंने तो कहा ट्रेजेडी इज इमिटेशन ऑफ द गुड कैरेक्टर, यानी जो दुख भरे विषय है वो तो अच्छे चरित्र का परिचायक है। कैसे, यानी दुख में भी आनंद है। आपने अगर गौर किया होगा कि बहुत सारे विषय ऐसे थे, अगर पेंटिंग के बारे में, एक्सप्रेशनिज्म तो सारा ही दुख से ही जुड़ा हुआ है। और भी सामान्य स्थितियों में कहूँ तो कुछ ऐसे उपन्यास भी रहे होंगे, कुछ ऐसे अभिनय भी रहे होंगे जिसमें दुखपूर्ण विषय ज़्यादा है। तो उस नाटक को देखने से, उस चित्र को देखने से, उस कथा को सुनने से, उस कृति को देखने से जो दुख के भावों को लेकर सृजित की गई है वो भी अच्छी लगती है। क्यों? अगर सीधे से, और भी मैं इसको हल्का करके थोड़ा उदाहरण देना चाहूँ जो आपकी दृष्टि से शायद अगर उचित लगे तो मैं दे देता हूँ, कि जैसे सामाजिक विषयों पर बनी हुई फिल्म, मूवीज़, नाटक जो होते हैं उसमें तो दुख ही दुख होता है। बहुत से ऐसी फिल्में होगी, बहुत से ऐसे नाटक होंगे कि आप उपन्यास पढ़ते पढ़ते रोने लग जाते हैं, या आप पिक्चर देखते देखते रोने लग जाते हैं। तो संवेदनाओं का जो प्रस्तुतिकरण है वो इतना अभिव्यक्ति जो इतनी कलात्मक ढंग से है कि वो दुख के तो है, लेकिन उसके अंदर भी एक आत्मसंतुष्टि छुपी हुई है, उसमें भी एक आनंद छुपा हुआ है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इतने उस नाटक को, उस उपन्यास को देखने के लिए, या उस मूवी को भी कह सकते हैं, देखने के लिए आप
दोबारा फिर टिकट खरीद कर पैसे खर्च करके फिर दोबारा आप द्रवित होने लग जाते हैं, यानी फिर दुख उठाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक संतुष्टि छुपी है, उसके अंदर भी एक सुख छुपा है। यही तो सौंदर्य बोध है। जो विषयगत बोध की बात करते हैं, बोध गम्यता की बात करते हैं, यही तो है, यही तो वो विषय है कि जो आपको द्रवित कर देता है। तो जो घटना, जो विषय को लेकर, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो, दोनों ही पक्षों के अंदर सौंदर्य उसी रूप से, आत्मसंतुष्टि उसी रूप से, सुख उसी रूप से प्रभावी होता है जिस रूप में सुख में भी होता है और दुख में भी होता है। ये जो बोधगम्य की का बात करते हैं, विषय के स्पष्टीकरण की बात करते हैं, इसको लेकर मैंने आपको सामने ये पक्ष रखा। दूसरा है सर्वग्राह्य रूपाकार। पहले जब अपन ने बात की थी तो रूपगत सौंदर्य की बात की थी। भाई रूप के निर्माण में भी एक ऐसा सौंदर्य होना चाहिए जो जिसमें सौंदर्य का उभर कर आ रहा हो, जिसमें सौंदर्य बोध हो, जिसमें सौंदर्यात्मक रसिकता हो, तभी तो वो अच्छा लगेगा। तो सौंदर्य, रूपगत सौंदर्य की बात थी। लेकिन जब कलाकृति के गुण की बात मानते हैं तो कलाकृति तो जब बनकर लोगों के सामने प्रदर्शन के लिए रखी जाती है, या मान लो कलाकृति को कोई देखता है, तो कलाकृति का सबसे बड़ी अनिवार्यता ये होती है, सबसे बड़ी उसकी ज़रूरत होती है कि उसका सर्वग्राह्यता का, एक्सेप्टेशन का रेंज बहुत बड़ा हो, उसका दायरा बड़ा हो। यानी वो कब होंगे? जब उसके रूपाकारों को, जो उसके पात्र का चित्रण है, उसको आप बहुत ही ऐसी इस प्रकार से उसको गठित करेंगे, उसका रचना इस ढंग से करेंगे कि वो सब लोगों में उसकी स्वीकारोक्ति हो। जैसे साधारण सा अगर मैं आपको उदाहरण दूँ कि आपको जैसे विषय दिया कोई ऐसा, जैसे पनियारिन विषय को लेकर बहुत सारे बच्चे और काम करते ही हो। अब उस पनियारिन में सब जानते हैं कि भाई पानी कुएं से लाओ। अब पहले नदी तालाब से लाते थे, जब वैसे चित्र बनते थे, फिर कुएं से लाने लगे तो कुओं के साथ में पनियारिन का चित्र बनता था। फिर सरकार ने हैंडपम्प लगा दिए तो हैंडपम्प के साथ में पनियारिन का चित्र बनने लग गया। अब आजकल तो घर घर में नल लग गए तो पानी लाने की कोई परंपरा रही नहीं। लेकिन एक अतीत का एक ऐसा दृश्य है जो अपने आरंभिक जीवन में सबने देखा है, उसके प्रति भावात्मक पक्ष रूप से जुड़े भी हुए होते हैं, इसलिए ये शब्द विषय आज भी चला आ रहा है। तो मैं उसका ही उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो आपको पनियारिन का विषय दिया, अब वो कुएं से वो मटकी घड़ा लेके जो औरत आ रही है, उसका आपको रूप सर्जन करना है, उसको रूपाकार में डालना है। अगर आपने उसको एक विशेष रूप में डाल दिया, यथार्थपरक रूप से भी अगर डाल दिया, या आपने कुछ ऐसा दे दिया जिसमें उसके रूप से समानार्थ रूप वास्तविक जीवन में पाए जा रहे हो, तो ऐसा लगेगा, कोई देखेगा तो कहेगा भाई ये तो मेरी बुआ से इसकी शक्ल मिलती है, कोई कहेगा मेरी तो चाची से मिलती है। तो उसकी जो सर्वग्राह्यता है वो बाधित हो जाती है। या मान लो आपने किसी तारिका मतलब हो गया फिल्म की हीरोइन, किसी फिल्म की हीरोइन का उसका चेहरा बैठा दिया तो विषय की बोधगम्यता भी खत्म हो गई। अब पनियारिन का जो भाव था, वो जो पानी लाने की और मटका उठाने की, उस पानी की अनिवार्यता का जो भाव, उस पानी को खींच के लाने का भाव, उस परिश्रम का भाव, सर पे घड़ा रख के चलने का जो पीड़ा का भाव, एक हाथ में बच्चे को भी लिए हुए, दूसरे हाथ में एक छोटी पानी की चरनी और लिए हुए, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले जाना और दूर से ले जाना, वो सारे जो जीवन का जंजाल था वो उस पनियारिन के साथ आना चाहिए था। तभी तो वो उस सब्जेक्ट की, उस विषय की वो पूर्ति करेगी। खाली एक चित्र थोड़ी बनाना है घड़ा लिए हुए। लेकिन उसमें भी अगर आपने तारिका का या किसी हीरोइन का चित्र बना दिया या वास्तविक दृश्य का चित्र बना दिया तो उसकी सर्वग्राह्यता बाधित होगी। और जहाँ हीरोइन का चित्र बनाया, चेहरा बनाया, तो पनियारिन विषय की बोधगम्यता भी खत्म हो गई और रूपगत सौंदर्य भी उसका सीमित हो गया। अब वो सर्वग्राह्य नहीं ले रही, वो तो पर्टिकुलर वो लेके आ रही है पानी। अरे तो पानी तो आपके जहाँ आप रह रहे हो, जिस जीवन, जैसे पाश्चात्य अपन पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पूर्वी करें, पानी लाने की समस्या तो कोई नदी से लाता है, कोई कहीं से लाता है, लाना तो पड़ता है, घर में तो पानी आता ही नहीं था। लेकिन जो वो भाव था वो खत्म रूपगत निर्धारण से हो गया। यानी आपने रूप का गठन ऐसा किया जिसकी सर्वग्राह्यता भी नहीं है।
जैसे अगर आप प्लेटो को पढ़ोगे तो प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, प्रत्यय का सिद्धांत दिया। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट थे उसके, एक सामान्य और एक विशेष। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक पहले से एक ऐसा बिंब रहता है जो आपको उस निर्णय पर ले जाता है। तो जैसे उन्होंने सामान्य कॉन्सेप्ट, सामान्य प्रत्यय दिया, कॉन्सेप्ट को प्रत्यय कहा जाता है। जैसे उन्होंने सामान्य प्रत्यय दिया और एक विशेष प्रत्यय दिया। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ, एक शब्द बोलता हूँ गाय, तो आप सबके दिमाग में एक गाय का बोध उत्पन्न हुआ, एक गाय का बिंब सृजित हुआ। तो ये इसके बाद में अगर मैं दूसरा बोलता हूँ कि लाल गाय, तो आपके जहन के अंदर एक लाल गाय का बिंब उभर कर आया। तो जहाँ मैंने गाय कहा वो सामान्य प्रत्यय था, कॉमन कॉन्सेप्ट था, और उस कॉमन कॉन्सेप्ट की सर्वग्राह्यता बहुत ज़्यादा थी, यानी गायों का पूरी गायों का प्रतिनिधित्व था उसमें। लेकिन जैसे ही मैंने विशेष कहा, जैसे कहा लाल गाय, या मैं कह देता कि चितकबरी गाय, चितकबरी जिसमें काले सफ़ेद या धब्बे धब्बे से होते हैं, तो चितकबरी कह दिया गाय, तो वो विशेष हो गया, यानी उस गाय के विशेषण भी उसमें साथ में। लाल, लाल काल तो लाल गाय, तो लाल विशेषण हो गया, चितकबरी का तो चितकबरी हो गया। तो उसकी सर्वग्राह्यता कम होकर वो बाधित हो गई। तो आपके अपने पात्रों का चित्रण, जिस विषय को लेकर भी आप प्रस्तुति करना चाह रहे हैं, उस विषयों का, उस पात्र का जो चित्रण है वो सामान्य रूप से सर्वग्राह्य हो, इसलिए हमेशा उसको सामान्य रूप में, एक शैलीगत, यानी वास्तविक रूप में नहीं। आपने अगर देखा होगा तो भारतीय चित्रकला में तो कहीं वास्तविक स्वरूप है ही नहीं, और पाश्चात्य में भी अगर आप इसको रियलिज्म को निकाल दें, पूर्व को निकाल दें, तो उन्होंने भी कोई ज़्यादा रियलिज्म को लेकर काम नहीं किया, उनकी भी एक शैली थी। तो उनके विषय भी, उनका जो पात्र चित्रण था वो भी ऐसा हो कि जिसमें सर्वग्राह्यता हो, अधिक से अधिक लोगों तक उसमें तादात्म्य स्थापित हो, उसमें तारतम्य बने, एक हार्मोनी क्रिएट हो, तभी तो वो पेंटिंग, वो विषय उसको अपना लगेगा दर्शक को, उसके साथ वो अपना एक तादात्म्य, एकाग्रचित्तता, उसमें एकाग्रचित्त होकर उसमें तल्लीन होगा। तो उसका पहला जैसे विषय की बोधगम्यता भी हो, दूसरा उसका जो सर्वग्राह्यता, यानी पात्रों का निरूपण या सर्वग्राह्यता का जो भी है रूपाकार होना चाहिए। तीसरा था उसकी भावात्मक अभिव्यक्ति। अब मैं फिर वही बात दोहराता हूँ, भावात्मक अभिव्यक्ति कैसे, कि जिस भाव को लेकर जो विषय था, जो घटना थी, या जो अनुभूति चित्रकार कलाकार की रही, उस अनुभूति को उसी ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करे। तो ये उसके सामने एक चैलेंज ही था कि वो उस विषय को ले, उन पात्रों का चित्रण करे, और फिर अभिव्यक्ति इस ढंग की हो कि वो, अगर आप कैमरे से दृश्य खींचेंगे, अगर कहीं आपने कोई घटना आपने देखी और उस कैमरे से आपने दृश्य खींचा, तो उस कैमरे के दृश्य में और आपके ऑब्जर्वेशन में रात दिन का फर्क है। आपने विषय से संबंधित ही पात्रों को, स्थितियों को अपने कल्पना में, अपने बिंब में स्थान दिया, जबकि कैमरा वहाँ पर पड़े ऐसे अन्य रूपाकार, अन्य वस्तुओं का जिसका उस विषय या घटना से कोई संबंध नहीं है, वो उसको भी उसमें खींच लेता है। पास में पत्थर टूटा पड़ा है, पास में दो मोटरसाइकिल खड़ी है, एक साइकिल पड़ी है, या पास में एक मुड्डे पे पीछे कोई बैठा हुआ, दूसरा व्यक्ति बैठा है, वो सारे उसमें आते हैं। लेकिन जब आप चित्र बनाएंगे, आप उस घटना से रूबरू हुए, उस विषय से